हेलो फ्रेंड्स। और आज हम लोग अपनी क्लास शुरू करने जा रहे हैं। और आज हमारा जो ज्योग्राफी ऑप्शनल का सेगमेंट है बहुत इंपॉर्टेंट सेगमेंट है। ये सिर्फ ऑप्शनल के लिए नहीं, ये हमारा जो जीएस पोर्शन है और खासतौर पे जो स्टेट एग्जाम्स हैं उनके लिए भी ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। काफ़ी क्वेश्चन यहाँ जो है वो निरंतर बनकर आ रहे हैं। काफ़ी इंपॉर्टेंट जो है सेगमेंट हम इसमें कवर करते हैं। तो चलिए आज हम लोग जो है बात करते हैं वो ज्योग्राफी ऑप्शनल के बारे में कि कैसे जो है ये अपना जो सेटअप लेता है और किस प्रकार के जो है वो हमारे इस पे क्वेश्चन आते हैं। तो ये पहले सबसे पहले हम बात करेंगे कि इस चैप्टर का जो है हमारा इम्पोर्टेंस क्या है, ये जो है वो क्यों बहुत एक जो है वो इम्पोर्टेंट तरीके से माना जाता है इस चैप्टर को, इसकी जो है वो क्या खास बात है। तो आज हम लोग जो है वो इसी के बारे में डिस्कस करने जा रहे हैं। और काफ़ी इंपॉर्टेंट तरीके से हम इस पे जो है मैं जितने भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जो एग्जाम में आए हुए हैं, ये एग्जाम के लिए बहुत महत्वपूर्ण हो सकते हैं, मैं उन सब के बारे में आपसे बात करूंगा। तो आज जो मेरा टॉपिक है वो है जियोलॉजिकल टाइम स्केल। यानी हम लोग जो है वो इसको हम लोग भौगोलिक काल क्रम के नाम से भी जानते हैं। आप चाहें हम इस क्लास को कैसे करेंगे, आप मेरे साथ नोटबुक लेके बैठेंगे, जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं बहुत ही छोटे छोटे पॉइंट्स हैं जिसको मैं डिस्कस करने जा रहा हूँ। और उस पर जो है मैं आपसे बात करूंगा कि इसको हमें कैसे करना है। फिर मैं आपको बताऊंगा कि यहाँ पर जो है वो जीएस के क्या क्वेश्चन आ सकते हैं और यहाँ पर ऑप्शनल के क्या क्वेश्चन हमारे सामने आ सकते हैं दोस्तों। और कल से जो है हमारा जियोमॉर्फोलॉजी का जो पहला टॉपिक है यानी फैक्टर कंट्रोलिंग लैंडफॉर्म डेवलपमेंट वो शुरू हो जाएगा। इसके साथ जो है वो हम यहाँ पर इसको हम कर सकते हैं। तो फैक्टर कंट्रोलिंग लैंडफॉर्म डेवलपमेंट में ये काफ़ी इंपॉर्टेंट जो है वो सेगमेंट रहेगा। साथ ही साथ जो ये कोर्सेज मैं लॉन्च कर रहा हूँ वो पहली बार ऐसा हो रहा है कि मंथ वाइज भी है। जो स्टूडेंट जो जिनके पास जो है वो एक साथ पैसा देने के लिए नहीं है, वो मात्र 8,000 रुपये प्रति माह में जो है वो पढ़ाई कर सकते हैं। और यहाँ जीएस पेपर 1 और जीएस पेपर 2 दोनों की क्लासेस एक साथ चलेंगी। यानी कि इंडियन ज्योग्राफी और जो फिजिकल ज्योग्राफी का पोर्शन है वो एक साथ चलेगा। जैसा कि आप लोगों ने देखा कि कल जो है वो मैपिंग की क्लास शुरू हो गई। मैपिंग में मैंने पहले बताया था मैथ्स बेस्ड क्वेश्चन आते हैं। बिल्कुल अगर मैपिंग आपने स्ट्रॉन्ग करके रख ली तो आपको डायरेक्टली वहां से जो है वो इनपुट मिलने शुरू हो जाएंगे। तो ये दोनों चीजें एक साथ चल रही हैं और ये ऐप पे हमारी क्लासेस होंगी कल से। और जो एक्सक्लूसिव और जो बच्चे इसमें जो एनरोल होना चाहते हैं वो जो दिए गए नंबर है उस पर कॉल कर सकते हैं, अपनी जानकारी कर सकते हैं। और कल जो मैंने डिस्कस किया था जियोमॉर्फोलॉजी क्या होता है, भू आकृति विज्ञान का क्या इंपॉर्टेंस है, जो 3 ऑर्डर्स मैंने डिस्कस किए थे, फर्स्ट ऑर्डर, सेकेंड ऑर्डर एंड थर्ड ऑर्डर, और इसके साथ साथ जो सबसे बड़ा यूनिट है वो है जियोमॉर्फोलॉजी यानी भू आकृति विज्ञान। तो उसके बारे में मैंने डिस्कस किया था, उसके 20 टॉपिक्स क्या है, उसको हमें कैसे कवर करना है। साथ ही साथ कल हम लोगों ने देखा था कि ज्योग्राफी ऑप्शनल पिछले कुछ समय से जो यूपीएससी ने अपना डाटा दिया है उसके बेसिस पे सबसे ज्यादा ये सिलेक्शन देने वाला जो है वो ऑप्शनल बन चुका है। आज की डेट में ये काफी अच्छे तरीके से जो है इनपुट अपने सिलेक्शन दे रहा है। काफी जो है वो बच्चों की हेल्प कर रहा है, जिसमें कि जीएस भी अपने आप कवर हो रही है, प्री और मेंस दोनों की। इंटरव्यू में भी काफी हेल्प कर रहा है, इससे भी इसमें जो है काफी अच्छे से हेल्प हो रहा है। यही कारण है कि ज्योग्राफी एक्चुअली में ऑप्शनल में 500 की मार्क्स की बजाय ये 800 मार्क्स की वैल्यू क्रिएट कर रहा है। 300 मार्क्स आपको जो है वो जीएस में, एसए में मिलाकर जो है लगभग गेन हो रहे हैं। इस हिसाब से अगर हम देखें तो ये एक बहुत ही ज़्यादा जो है वो इम्पोर्टेंट एक ऑप्शनल हो जाता है। अगर आपको बेसिक्स थोड़ी भी अगर इसको जो है पढ़ा दिया जाए, आपकी आपको अपनी लाइफ के आसपास की चीज़ें पता है। कल हम लोगों ने देखा था पर्वत, पठार, मैदान, झीलें। तो इसमें मार्क्स कैसे लेकर आने हैं वो कल मैंने आपको 3 पॉइंट बताए थे, क्या, क्यों और कैसे। यही आज के समय की ज्योग्राफी है। क्या मतलब, जो मेरे सामने भू आकृतियां, जो मेरे सामने स्ट्रक्चर्स है, उनके लिए मैंने पूछा क्या है ये, फिर ये यहाँ क्यों है, यहीं पर इसकी पोजीशन क्यों बनी, और ये यहाँ कैसे बना। तो इन तीनों का जो कॉम्बिनेशन है दैट इज नोन एज जियोमॉर्फोलॉजी। और उम्मीद है कि आपको वो जो है सेगमेंट्स काफी पसंद आए होंगे। अब आज हम लोग बात करने जा रहे हैं जियोलॉजिकल टाइम स्केल। पहली बात, हम ये बात क्यों करने जा रहे हैं, हमारी नीड क्या है इसको बात करने की। देखो, ज्योग्राफी में कल मैंने आपको बताया था कि एक एग्जांपल लिया था कि आज मेरे सामने कोई माउंटेन है। तो हमारी लाइफ स्पैन जो है वो पृथ्वी की लाइफ स्पैन के कंपैरिजन में बहुत कम है। याद करिए कल 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 की क्लास को मैंने प्रोफेसर स्टॉलर के बारे में डिस्कस किया था कि प्रोफेसर स्टॉलर ने कैसे हमसे ये कहा कि आपका जो इंपॉर्टेंट इनपुट है, मतलब अगर हम पृथ्वी की पूरी लाइफ को 24 घंटे मान लें तो पूरा जो ह्यूमन लाइफ है, पूरा जो उसका उद्भव है लगभग 2 लाख सालों का, वो 30 सेकेंड से ज्यादा नहीं है। तो इसका सीधा सा मतलब है कि हमारी अपनी जो लाइफ स्पैन है उसमें हमें जियोमॉर्फोलॉजिकल सेगमेंट्स को देखने का जो अनुभव है वो काफी कम हो जाता है। अब इसके लिए मुझे जो है वो एक पीछे से उसकी एक तिथि को निकाल कर लाना है। फॉर एग्जाम्पल, मैंने आपसे पूछा कि जनाब आपने जो है वो 12th कब किया,
तो आप उसमें कुछ भी अपना जो है बताएंगे, जिसका भी जो ईयर होगा कि मैंने जो है वो 2004 में किया, किसी ने कहा 2008 में किया, किसी ने कहा जो है वो 2016 में किया, अपना अपना जो है वो इनपुट होगा। तो आप उसमें अपना जो है बताते हो, क्योंकि आपको वो साल याद होता है। मैंने कहा आपका जो है इंजीनियरिंग कब हुई, आपका मेडिकल कब हुआ, आपका ग्रेजुएशन कब हुआ, तो आप बहुत इजीली बता पाते हो, पास्ट में जाते हो और वो जो है वो जो आपको जो ईयर होता है उसके बारे में बता पाते हो, इस ईयर में मैंने ये किया। मैंने पूछा भाई किस मंथ में आपका रिजल्ट आ गया, तो आपने कहा जून महीने में मेरा रिजल्ट आ गया। मैंने पूछा कि अभी जो बोर्ड एग्जाम हो उसका रिजल्ट कब आ रहा है, तो आप उसको आसानी से बता पा रहे हो। अगर उसमें पूछो कि भाई किस दिन आपने सेलिब्रेशन किया था जब आप फर्स्ट डिवीजन, आपने कहा सर वो मंगलवार था या बुधवार था, आपने जो बता दिया। यानी कि जो मेरा कैलेंडर होता है वो मेरे को चीजों को एक जो है वो टू द पॉइंट करने में बहुत मदद करता है, खास तौर पे जो पास्ट के इवेंट्स हो जाते हैं। तो जैसे कुछ साल बाद हो जाएगा, जैसे आपने मान लीजिए एट्थ क्लास, अब आपको एट्थ क्लास की वो काफी टाइम हो गया, और मैंने आपसे पूछा तो आप फ्लैशबैक में गए, आपने बताया कि इस साल जो है मेरा एट्थ हुआ था, इस महीने मेरा रिजल्ट आया था। तो इसका मतलब है कि मेरे लिए अब बात करना ज्यादा आसान हो गया, टू द पॉइंट हो गया, कॉन्क्रीट हो गया। जब हम पृथ्वी की बात करते हैं तो पृथ्वी का जो एस्टिमेटेड एज निकाली जाती है, आयु निकाली जाती है अर्थ की, एज जो अर्थ की है वो बेसिकली 4.6 बिलियन ईयर्स, समझ रहे हैं, 4.6 अरब वर्ष मानी जाती है। अंदाजा लगा के 4.6 बिलियन ईयर्स। इस दौरान जाने कितने परिवर्तनों से पृथ्वी गुजरी है, कितनी बार इस पर महाविनाश हुआ है, कितनी बार नई प्रकार की लाइफ आई है, लाइफ कितनी बार चेंज हुई है। तो ऐसी कंडीशन में ये एक बहुत ही बड़ा जो है विहंगम सेगमेंट है। अब जैसे हमारे सामने हमारा ही एक जो युवा पर्वत है, यूथ माउंटेन है, हिमालय। मैंने कहा हिमालय साहब किस एज में बना? अब हिमालय कोई एक पर्वत तो है नहीं, ये पर्वत श्रृंखला है, इसमें जो है वो कई श्रेणियां, जिसमें महान हिमालय, मध्य हिमालय, शिवालिक श्रेणियां, ये सब मानी जाती हैं। और ये अलग अलग टाइम पर बनी, और इनके बनने में लाखों करोड़ों सालों का इन्वॉल्वमेंट हुआ। यानी आज से 7.2 करोड़ साल पहले जब यूरेशिया की प्लेट से प्रायद्वीपीय भारत की प्लेट टकराई थी, वहां पर जो है वो वलन हुआ और वहां से हिमालय का उत्थान शुरू हुआ। अब 7.2 करोड़ ईयर्स मुझे पीछे जाना है, और वहां पर मुझे आपको ये चीजें बतानी है कि महान हिमालय का निर्माण कब हुआ, मध्य हिमालय का निर्माण कब हुआ। ऐसी कंडीशन में मेरे पास एक कैलेंडर होना चाहिए। तो जो जियोलॉजिकल टाइम स्केल होता है, भौगोलिक कालक्रम जिसे हम लोग कहते हैं, वो बेसिकली अर्थ का कैलेंडर है, जिसके बेसिस पे आप ईयर, मंथ और डे के बारे में जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। इस तरह वैज्ञानिकों ने इस पूरी पृथ्वी की आयु को अलग अलग हिस्सों में बांट दिया। अब सवाल एक आता है, और वो ये है, बहुत बेसिक सा क्वेश्चन है कि भाई इस ये 4.6 बिलियन ईयर्स हमें पता कैसे चला? भाई हमारी एज तो बहुत कम है, अगर हम टोटल ह्यूमैनिटी को देखें तो भी वो बहुत कम, और वैज्ञानिक अगर मानव को देखें तो वो तो बहुत कम है, इसका जो है इनपुट काफी कम आ जाता है। तो बेसिकली जो है वो कैसे जो है हम इसके बारे में अध्ययन करेंगे? तो इसके अध्ययन के लिए कुछ वैज्ञानिक विधियों का पता लगाया गया। जैसे वो वैज्ञानिक विधियां क्या हैं हमारे सामने, चलिए तो अब उन वैज्ञानिक विधियों को देखते हैं। सबसे पहले सम टेक्निक्स आर इन्वॉल्व, इसकी आयु को पता लगाने के लिए कुछ तकनीकी का प्रयोग किया गया, कुछ प्रयोग किया गया। जैसे अब आपको मेरे साथ क्लास कैसे करनी है, मेरी जो पूरी क्लास चलेगी वो फ्लो चार्ट बेस्ड चलेगी, राइट। यानी मैं कम से कम शब्दों में, इसके जो सपोर्टिव डॉक्यूमेंट्स हैं, पीडीएफ है हिंदी और इंग्लिश में, वो ऐप पे अपलोड हो जाएंगे, वो आप क्लास से पहले ले सकते हो, क्लास के साथ ले सकते हो, उसको आप पढ़ सकते हो। बट दैट इज नॉट वेरी इंपॉर्टेंट। मैं इस पैकेज को कैसे लेकर आया हूं? मैं इस पैकेज को लेकर आया हूं कि मैं डिस्कशन करूंगा, और पूरा जो मेरे नोट्स होंगे वो फ्लो चार्ट बेसिस होंगे। यानी आपके जो नोट्स होंगे वो साइनॉप्सिस, बने बनाए साइनॉप्सिस बेसिस पे होंगे, जो टॉपर्स बनाते हैं, यानी आप उसको कम समय में रिवाइज कर पाएंगे। इसके साथ साथ मैं शुरू कर रहा हूं ज्योग्राफी ऑप्शनल, जैसे जो मैं पढ़ाता जाऊंगा उसके बेसिस पे वैल्यू एडिशन क्लासेस, वैल्यू एडिशन क्लासेस में आप आ सकते हैं, और एक फिक्स टाइम आपको मैं दे दूंगा, हफ्ते में 2 दिन जो है वो वैल्यू एडिशन पे, जो मैं पढ़ा रहा हूं उस पर आंसर राइटिंग मुझे कैसे करनी, यानी डबल मेरा काम हो जाएगा। हम उसको दिन में सीखेंगे और शाम को जो है उस पर आंसर राइटिंग करके उसको पक्का कर लेंगे हमें कैसे करना है। यानी बहुत लेंदी लेंदी नोट्स पढ़ना, उनको याद करना, इस सबसे आपको बहुत छुट्टी मिल जाएगी। तो जो मैं आपको नोट्स यहां मैं आपको जो स्क्रीन पर दिखाई पड़ रहा, आप कॉपी पे उसको बनाना शुरू कर दीजिए। और ये टेक्निक भी आप सीखेंगे कि एक्चुअली में जो LWMI, यानी लेस वर्ड मोर इंफॉर्मेशन, इस टेक्निक को मैं कहता हूं LWMI बेस्ड नोट्स बनते कैसे हैं। यानी कम से कम शब्दों में अधिक से अधिक
एक बात कहने की कला, और यही यूपीएससी का सबसे इंपॉर्टेंट सेगमेंट है। तो अब हम लोग यहाँ बात कर रहे हैं कि पृथ्वी की एज कैसे हुई। तो आप मेरे ख्याल से कॉपी में मेरा जो फ्लो चार्ट है उसको आप नोट डाउन करना शुरू कर देंगे। तो इसकी जो टेक्निक्स है ये कई प्रकार के बेसिस पे ये निर्भर है। ये जो तकनीक है, इसमें पहला जो तकनीक है वो है, इसको हम लोग सेडिमेंटेशन, रेट ऑफ सेडिमेंटेशन कहते हैं। पहली तकनीक का नाम हो गया रेट ऑफ सेडिमेंटेशन, यानी अवसादीकरण की दर। अवसादीकरण की दर क्या होती है? आपने अपने घरों में ही देखा होगा, इसके लिए बहुत ज्यादा वैज्ञानिक चीजों की जरूरत नहीं है। तो नाली होता है, और नाली में अगर हम उसकी सफाई ना करें, देखते हैं उसमें धूल बैठती जाए, कीचड़ जमता चला जाता है, जमता चला जाता है। अगर हम उसको कुछ दिन और साफ सफाई ना करें तो धीरे धीरे वो क्या होता है, ब्लॉक कर देता है नाली को, और पानी बहना बंद हो जाता है। तो ये धीरे धीरे जो ये पदार्थ है, जो सेडिमेंट्स है, जैसे समुद्रों के अंदर लवण का जमना, नमक का जमना, धूल मिट्टी का जमना, कीचड़ का जमना, तो ये किस रेट में जमता चला जा रहा है। अगर मुझे उस अवसादों की मोटाई पता चल जाए, वो कितने समय में, अगर एक साल में इतना जो है मान लीजिए 1 मिलीमीटर जमता है, और आज मेरे पास जो है वो 100 मिलीमीटर जो है वो अवसाद है, तो यानी इस पूरी चीज को 100 साल हो चुके होंगे। तो पहला हमारा मेथड हुआ रेट ऑफ सेडिमेंटेशन। दूसरा हमारा सेगमेंट होता है, इसको हम लोग बोलते हैं दैट इज एज ऑफ फॉसिल्स। इसके लिए नवीन तकनीक का इस्तेमाल किया जाता है, यानी कि जो अवशेष हैं, अवशेषों की आयु। जैसे डायनासोर की हड्डियां मिली, उनके अंडे मिले, तो हमने जब उसकी कार्बन डेटिंग की, C14 के साथ उसको जो है डेटिंग की, तो हमें पता चला ये बहुत करोड़ों साल पुराने हैं। यानी ये जिस एज में रहे होंगे वो एज आज से करोड़ों साल पहले रही होगी। अगला इंपॉर्टेंट सेगमेंट होता है, जो हमारा अगला जो तरीका होता है वो होता है रेट ऑफ कूलिंग। जैसे केल्विन ने इसका यूज किया, रेट ऑफ कूलिंग ऑफ अर्थ, अर्थात पृथ्वी के ठंडा होने की दर, रेट ऑफ कूलिंग ऑफ द अर्थ। इससे भी हमें पता चला कि भाई अगर कोई चीज ठंडी होती है तो वो कैसे होती है, इसके आधार पर भी हमने इसके रेट को पता लगाया। अगला है सैलिनिटी इन ओशिन, सैलिनिटी इन ओशिन, अर्थात समुद्रों में लवणता। समुद्रों में लवणता। सो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट सेगमेंट है, इस बेसिस पे हमने जो है वो पता लगाया। और अगला जो है वो जो सबसे आधुनिक विधि है उसको हम लोग कहते हैं मेथड ऑफ रेडियो डेटिंग, रेडियोमेट्रिक डेटिंग, यानी रेडियोमेट्रिक कालक्रम का पता लगाना। ये सबसे इंपॉर्टेंट सेगमेंट है। तो ये जो मैथोलॉजीज हैं ये हम यूज करते हैं पृथ्वी के बारे में जानकारी इकट्ठा करने में। चलिए आगे हम लोग चलते हैं और पता लगाते हैं। अगला हमारा सेगमेंट है किसने शुरुआत की थी। जो अर्थ की एज को पता लगाने का सबसे इंपॉर्टेंट शुरुआत हुई थी अर्थ एज के बारे में, वो जॉन जॉली ने, जॉन जॉली ने सबसे पहले इसकी जो है एक साइंटिफिक शुरुआत की थी, जहां पर जो है वो पृथ्वी के बारे में पता लगाते थे। इनके जो है वो पता लगाने का जो मैथोलॉजी था वो था सॉल्ट इन सी, सॉल्ट इन सी, यानी इन्होंने समुद्रों में जो लवणता थी उसके आधार पर, समुद्रों की लवणता के आधार पर इन्होंने पहली बार जो है वो पृथ्वी के कालक्रम के बारे में पता लगाना शुरू किया, राइट। और इन्होंने इसके आधार पर पता लगाया शुरुआती दौर पे कि पृथ्वी की जो आयु है, एज है जो अर्थ की, वो आयु जो है वो 90 मिलियन साल है मात्र, यानी लगभग 9 करोड़ साल जो है इन्होंने अनुमान लगाया।
क्योंकि पहले ही मैंने बता चुका जो है वो आज की डेट में जो हमारी बात हो रही है वो 14.6 बिलियन ईयर्स की है। लेकिन ये प्रारंभिक दौर पे था, क्योंकि जो उनको ये नहीं पता था कि समुद्रों की जो तली है वो कई बार परिवर्तित हो चुकी है और पृथ्वी कई बार जो है वो परिवर्तन से गुजरी है। एक ऐसा भी समय आया था जब पूरी पृथ्वी जो है हिमयुग यानी जो है वो जिसे हम लोग आइस एज है उससे गुजरती है। लेकिन इन्होंने पहला जो है वो एक प्रयास करना शुरू किया। आगे चलकर जो है वो अगले हमारे वैज्ञानिक आते हैं कैल्विन। और कैल्विन जो है चूंकि उस समय आप जानते हैं, जैसे जो इंजीनियरिंग का स्टूडेंट या साइंस का स्टूडेंट होगा वो जानता है कि जो कैल्विन का नाम लिया जाता है वो बेसिकली ताप के एक मात्रक के रूप में लिया जाता है। इन्हीं पर ही जो है ताप का जो है वो मात्रक यानी यूनिट जो है वो निर्धारित की गई। तो कैल्विन ने पृथ्वी के ठंडा होने यानी रेट ऑफ कूलिंग पे जो है इन्होंने अपनी बात की। रेट ऑफ कूलिंग यानी पृथ्वी के ठंडा होने की दर पे। आप लोग जब चाय बनाते हैं तो देखते हैं धीरे धीरे गर्म रहती है बहुत ज्यादा, लेकिन जैसे जैसे समय आपने रख दिया थोड़ी देर काम करने लगे, आप देखते हैं धीरे धीरे क्या होता है वो अपना जो ताप है उसको छोड़ती रहती है और कुछ समय बाद ठंडा हो जाती है। तो सपोज दैट आपने देखा कि कमरे का तापमान 25 डिग्री सेल्सियस है, चाय आपने 100 डिग्री सेल्सियस पे उबाली है, आपने उसको रखा, मान लीजिए वो 70 डिग्री सेल्सियस पर है और धीरे धीरे आपने देखा कि 10 मिनट बाद चाय जो है वो 30 डिग्री सेल्सियस पर आ जाती है। तो आपको उससे आपको रेट पता चलना शुरू हो जाता है कि इस तापमान पर मुझे इतनी देर में चाय जो है उसकी जो है वो ताप के गिरने की दर इतनी है। तो इन्होंने उसी हिसाब से लगाया कि पृथ्वी शुरुआत में आग का गोला थी और ये बहुत गर्म थी और इसको ठंडा होने में कितना समय लगेगा। तो उन्होंने एक हाइपोथेटिकल जो है वो एक मैथमेटिकल कैलकुलेशन की कैल्विन ने, और यहां उन्होंने बताया कि ये पृथ्वी कितने समय में ठंडी हो जाएगी। और इस हिसाब से जो उन्होंने एस्टिमेशन किया कैल्विन ने, उन्होंने बताया कि जो पृथ्वी है वो बेसिकली जो है वो 100 मिलियन ईयर्स में ठंडी हो जाएगी। यानी लगभग 10 करोड़ वर्ष इन्होंने पृथ्वी की आयु बताया, यानी पिछले से 1 करोड़ साल ज्यादा गए। बट कैल्विन से एक मूलभूत गलती हो गई। वो ये नहीं जानते थे कि पृथ्वी के अंदर तमाम रेडियो एक्टिव पदार्थ है उसके जो है कोर में, और वहां से भी जो है वो तेजी से क्या होता है वो प्रक्रियाएं होती हैं जिसको हम लोग नाभिकीय प्रक्रियाएं यानी न्यूक्लियर जो है वो इनपुट्स कहते हैं, और उसकी वजह से पृथ्वी स्वयं के अंदर से भी लगातार जो है वो गर्म होती रहती है। यानी जो एग्जैक्टली जो है वो अगर आप एक न्यूट्रल बॉडी को ठंडा होने के लिए माने उस रेट में जो है ये ठंडक नहीं होती है। यानी यहां पर भी इसमें जो है वो काफी दिक्कतें आ गई। आगे चलकर जो सबसे इंपॉर्टेंट जो है बेसिक्स उन्होंने शुरू किया, जहां पर हम आगे चलते हैं वो रदरफोर्ड आते हैं। रदरफोर्ड रदरफोर्ड जो है वो 1904 में अपनी जो है वो मैथोलॉजी लेकर आते हैं जिसको रेडियो एक्टिविटी मैथोलॉजी कहते हैं। रेडियो एक्टिविटी यानी रेडियो धर्मिता, जिसमें अर्ध आयु बहुत इंपॉर्टेंट होती है। हर रेडियो एक्टिव एलिमेंट अपना जो है एक टाइम पीरियड बाद अपनी जो ओरिजिनल अवस्था होती है, ओरिजिनल जो उसका अमाउंट होता है उसका आधा रह जाता है। इन्होंने जो है वो निकाला और यही आगे चलकर रेडियो एक्टिविटी जो मैथोलॉजी हो गई, इसको हम लोग रेडियो मीट्रिक डेटिंग के नाम से जानते हैं। और आज की डेट में ये सबसे एक्यूरेट यानी कि रेडियोमेट्रिक जो कालक्रम निकालने की विधि है वो सबसे एक्यूरेट विधि के रूप में जानी जाती है। सो दैट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट सेगमेंट। तो ये हमारे जो लोग रहे जिन्होंने शुरुआत में इनपुट दिया, और वर्तमान में आज पृथ्वी की आयु लगभग कितना मैंने आपको बताया 14.6 बिलियन ईयर्स मानी जाती है, और आज तमाम इसके वैज्ञानिक कालक्रम रहे। अब ये तो रहा कि हमने पृथ्वी की आयु कैसे निकाला। अब दूसरा है कि पृथ्वी की एक्चुअल में एज कितनी है, यानी इसकी आयु कितनी है, इसके बारे में बात करेंगे। तो इसके बारे में हम लोग देखते हैं कि हमारे पास तमाम जो है इसके लिए साक्ष्य जो हमें फॉसिल मिलते हैं, जो हमें चट्टानें मिली, जो हमें तमाम प्रकार के और भी प्रमाण मिले, जो जलवायु परिवर्तन के प्रमाण मिले, हमने इसको बेस करते हुए हम जो है वो काफी चीजों को कवर कर रहे हैं। ठीक है, ज्योग्राफी ऑप्शनल का सिलेबस आज टेलीग्राम ग्रुप में डाल दिया जाएगा, और जैसे किसी स्टूडेंट ने पूछा है डेफिनेटली वो हो जाएगा। और मैंने तो जो सिलेबस है वो फ्लो चार्ट मेथड पे बनाया हुआ है, इससे आपको और भी ज्यादा समझने में आसानी होगी कि हमें उसमें बेसिकली क्या क्या पढ़ना है। चलिए आज हम चलते हैं और अब हम इसकी आयु के बारे में बात करते हैं। अब यहाँ से जो पॉइंट है वो एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, और ध्यान रखिएगा जो स्टूडेंट ज्योग्राफी जीएस भी पढ़ने जा रहे हैं, एनसीईआरटी भी पढ़ने जा रहे हैं, उनके लिए ये टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है। क्योंकि जब तक आप ज्योग्राफी को उसकी कालक्रम के साथ नहीं समझ पाओगे, आगे चलकर जब मैं पढ़ाऊंगा इसको या कोई भी टीचर आपको पढ़ाएगा तो उसमें आप देखते हैं बार बार उसका नाम आएगा कि भाई जो डेक्कन के चट्टाने कब हुई थी, डेक्कन इरप्शन कब हुआ था, हिमालय कब बना था, जो है वो बाकी आल्प्स का जो है
निर्माण कब हुआ, तो उसमें आपको बार बार जो होगा वो यहाँ से क्वेश्चन रिपीट होते रहते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट पोर्शन है। चलिए आज हम लोग बात करते हैं जो पृथ्वी की एज आयु निकालना है। अब 14.6 बिलियन ईयर्स को केवल ईयर्स में बांटना बड़ा मुश्किल होगा, तो इसको निकालने के लिए कुछ मैथोलॉजी जो है वो क्रिएट की गई। जैसे जो सबसे बड़ा पीरियड है उसको हम लोगों ने कहा एरा, दीज आर नोन एज एरा, इसको महाकल्प बोलते हैं। यानी इस कैलेंडर को कई हिस्सों में बांट दिया, जैसे हम ईयर, मंथ, डे इस तरह बांटते हैं, उसी तरह हमने जो है वो सबसे बड़ा जो सेगमेंट रहा उसको हमने एरा कहा। ठीक है, इस एरा को जो है उससे छोटा जो है एक सेगमेंट है उसको हम लोगों ने बांटा पीरियड्स में। यानी एक एरा में कई पीरियड्स इन्वॉल्व होते हैं, पीरियड्स को हम लोग कल्प बोलते हैं। ये जो पीरियड्स होते हैं वो कई इपोच में डिवाइड्स होते हैं, इपो में, राइट। तो ये जो है वो इपोच के रूप में, यानी कि महाकल्प, एरा, कल्प और ये युग में डिवाइड हो गए। और ये जो इपोच है ये भी छोटे छोटे हिस्सों में डिवाइड होता है, जिसको हम लोग काल के नाम से जानते हैं, राइट। दैट इज डिवाइडेड इनटू, जो है इसको हम लोग काल के नाम से जानते हैं। तो देयर आर 4 सेगमेंट्स, इस तरह से ये जो हमारा कैलेंडर डिवाइडेड है। सबसे बड़ा हिस्सा जो सबसे ज्यादा लंबा खिंचता है उसको हम लोग एरा बोलते हैं। फिर उसके बाद ये एरा डिवाइडेड होता है कई पीरियड्स में, ये पीरियड डिवाइड होते हैं इपो में, और यहां से ये जो है वो काल के साथ जाकर जुड़ जाता है। अब हम लोग देखते हैं कि हमारे पास कौन कौन से जो हैं वो लार्जर यानी कि एराज हैं। तो एरा में जो सबसे, जहां हमारे पास जानकारी नहीं है, जहां टाइम हमारा ये अर्थ का बिगिन होता है, उसको प्री कैम्ब्रियन कहते हैं। प्री कैम्ब्रियन, प्री का मतलब होता है, यानी कि मैं जिस समय की बात कर रहा हूं, किस समय की बात कर रहा हूं, कैम्ब्रिया की। तो कैम्ब्रिया जो है वो ब्रिटेन में एक जगह थी वेल्स के पास, और वहां के वैज्ञानिकों ने वहां की चट्टानों का सबसे पहले पता लगाया। तो इस समय की चट्टानों से पहले का जो युग हुआ वो प्री कैम्ब्रियन टाइप होता है। इसके बारे में हमारे पास बहुत जानकारी उपलब्ध नहीं, और माना जाता है कि पृथ्वी की कुल आयु, जो टोटल एज है, उसका 90% हिस्सा जो है वो प्री कैम्ब्रियन है। और वहां की चट्टाने जो आग्नेय चट्टाने या मेटामॉर्फिक चट्टाने रही हैं, जिसके बारे में अभी मैं आपसे डिस्कस करूंगा, तो ये प्री कैम्ब्रियन होगा। इसके बाद जो है वो अलग अलग हिस्सों में इसको बांटा गया है। जैसे जो हमारे पास जो कैम्ब्रियन टाइम है, जिसे हम लोग कहते हैं दैट इज डिवाइडेड इनटू, जो है वो आगे चलकर 3 एराज में जो है वो डिवाइडेड हो जाता है। अब ये जो एरा है जहां पर लाइफ आ जाती है इन द फॉर्म ऑफ, किसी ना किसी फॉर्म में, जो प्री कैम्ब्रियन टाइम है वहां लाइफ नहीं शुरू हो रही होती है, हमारे पास लाइफ का कोई प्रमाण नहीं होता है। जहां से हमारा जो है वो एक अर्थ क्रस्ट, यानी कि जो पृथ्वी की क्रस्ट है, परपटी है, जहां से निर्मित होती है, तो वहां से हमारे पास जो जानकारी है वो बेसिकली 3 फॉर्म में है। यानी एरा जो है वो एक्चुअल में 3 हिस्सों में बटा हुआ है। पहले को हम लोग बोलते हैं पैलियोजोइक। अब याद करने का ट्रिक मैं बता रहा हूं। पहला होगा पैलियोजोइक, पैलियोजोइक, पैलियोजोइक। इसका नाम पैलियोजोइक क्यों पड़ा? ध्यान रखना, ये जो वर्ड हम जो है यूज कर रहे हैं, सफिक्स जोइक, जोइक वर्ड क्रम फॉर्म जून। जून यानी का मतलब होता है प्राणी, यानी जीवन, लाइफ, किसी न किसी रूप में, चाहे पौधे हों, जानवर, किसी रूप में जोइक। जहां भी जोइक वर्ड लग जाएगा, याद करने की ट्रिक बता रहा हूं, जहां पर भी जोइक वर्ड लग जाएगा वहां इसका मतलब होगा लाइफ किसी न किसी फॉर्म में हमारे सामने अवेलेबल है। दूसरा वर्ड है पेलियोस। ये जो वर्ड है पेलियोस, पेलियोस का मतलब होता है पुराना, बहुत ही प्राचीन, यानी एंशियंट। अब इसका क्या मतलब निकाला? अगर पेलियोजोइक है और मुझे अंदाजा लगाना, एग्जाम में क्वेश्चन आ गया, तो जोइक मतलब है यहां पर अवशेष मेरे पास होंगे, यहां पर लाइफ किसी ना किसी फॉर्म में आ चुकी होगी। दूसरा पेलियोज, यानी ये सबसे पुराना टाइम है जहां पर मुझे बात करना है। तो ये हमारा पहला एरा हो गया। दूसरा एरा हमारा जिसको हम लोग बोलते हैं मेसोजोइक, मेसोजोइक। अब मेसोजोइक, तो अब अगर मैं आपसे कहूं जोइक, यस, यहां पर लाइफ होगी कि नहीं होगी, यहां पर अवशेष पाए जाएंगे, यस पाए जाएंगे, बिल्कुल, अब आप बता सकते हैं। तो दिस इज नोन एज जोइक फॉर्म। मेसो, मेसो हम यूज करते हैं मध्य के लिए, यानी मिडिल, मिडिल, यानी जो यहां पर लाइफ है वो अपने मिडिल फॉर्म में पहुंच चुकी है।
तो मध्यकाल हो गया, इसको हम लोग मध्यकाल के नाम से जानते हैं इसको, यानी कि मेसोजोइक कहते हैं। और तीसरा हो गया सेनोजोइक। सेनोजोइक, तो जोइक मतलब दोस्तों क्या होगा? जोइक मतलब लाइफ होगा। सेनो का मतलब क्या हो गया? सीन, रिसेंट, यानी अभी जो चल रहा है, अद्यतन, हाल की जो चीज है, यानी रिसेंट फॉर्म ऑफ लाइफ, इसको हम लोग सेनोजोइक कहेंगे। जैसे मैं एग्जांपल लेता हूं, आप सड़क पर जा रहे हैं, फिलहाल आज तो आजकल कोई नहीं जा रहा है, तो आपने क्या देखा, जैसे पुराने समय भीड़ भाड़ होती थी तो कुछ लोग क्या होता था, घेरे होते हैं, ठीक है, तो कैसे याद रखोगे? कुछ लोग घेरे हुए हैं, बीच में एक जो है वो देखा, दो लोग जो है वो जो है लड़ाई हो रही है, पटका पटकी हो रही है, और चारों तरफ से भीड़ ने घेरा है, मारो मारो, बचा कोई बचा नहीं रहा उसमें, और आप जो है वो उछल उछल के देखने को बोले, भाई साहब क्या सीन चल रहा है? ठीक है, तो ऐसे क्वेश्चन पूछते हैं, भाई साहब क्या सीन चल रहा है? तो यानी वहां क्या सीन चल रहा है, यानी अभी क्या चल रहा है? बोला अरे यार वो दो लोग पटका पटकी कर रहे हैं। बोला अच्छा यार देखने का जुगाड़ करो थोड़ा सा, क्या सीन चल रहा है? तो सीन चल रहा है मतलब हमने यहां देखा सेनोजोइक जो है, यानी कि जो अभी जो हमारा कालक्रम चल रहा है, जिसका हम हिस्सा है, वो हमारा क्या कहलाएगा उस कैलेंडर में? सेनोजोइक के नाम से जाना जाएगा। क्लियर है दोस्तों? यानी पहला हमारा रहा याद करने का, 3 एरा हो गए। एरा कौन सा? कैलेंडर का सबसे बड़ा हिस्सा, जो इसमें जो है वहां पर जो है वो बेसिस किया गया। अच्छा, ये जो मैंने आपको डिवीजन बताया वो किस बेसिस पे बांटे गए हैं, याद रखिएगा। जो डिवीजन होता है, यानी एरा से पीरियड के बीच में, यानी महाकल्प से कल्प के बीच में, यहां लाइफ अपने सबसे बड़े चेंज के साथ दिखाई पड़ती है। अचानक से बहुत बड़ा चेंज हो जाता है। मान लीजिए जो है अकशेरुकी जंतु है, या जो है वो नॉन वर्टिब्रेट से वो वर्टिब्रेट में कन्वर्ट हो जाता है। जो कल्प और युग में जो होता है वह माइनर चेंज होता है, यानी कि ज्यादा बड़ा लाइफ में चेंज हमें नहीं देखने को मिलता है। तो इस प्रकार जो है वो हम इस तरह इसका जो है वो इस्तेमाल करते हैं। चलिए, तो अब हम लोग बात करेंगे, हमने देखा कि 3 हमारे पास एरा हो गए, कौन कौन से? पेलियोजोइक, फिर से मैं बता दूं, जोइक मतलब लाइफ हो गया, दिमाग में ट्रिक मार देना। पेलियोज मतलब पुराना हो गया, तो सबसे पुराने फॉर्म ऑफ लाइफ जो है वो यहां पर हमें देखने को मिलेगा। मेसो मतलब जीवन के मध्यकाल में हम पहुंचे, यहां पर हमें अभी जो हमारी टोटल एज है उसमें मेसो यानी मध्य का हिस्सा हो गया। और सीन, क्या सीन चल रहा है भाई साहब, तो इसमें सेनोजोइक के नाम से इसको जाना जाएगा। तो अब जो है वो यहां पर हम लोग रिसेंट के नाम से इसको जानते हैं। तो अब ये 3 एरा हो गए, इसमें कोई डाउट नहीं है। अब ये एरा जो है वो फर्दर हमारे पीरियड्स में डिवाइडेड है, यानी कि जो महाकल्प है वो कल्पों के रूप में डिवाइडेड है। चलिए, जैसे हम पेलियोजोइक की बात करें, तो पेलियोजोइक की बात करें तो ये बेसिकली जो है वो कई इंपॉर्टेंट पीरियड्स में डिवाइड है। अब वहां इनके बारे में हम बात करते हैं। ऐसे मेसोजोइक जो है वो 3 इंपॉर्टेंट पीरियड्स में डिवाइड है। ऐसे ही जो हमारा सेनोजोइक है, ये भी जो है वो दो महान पीरियड में, दो महान कालों में डिवाइड है, क्वार्टनरी एंड टर्सनरी। चलिए, अब सबसे पहले हम उस एरा के बारे में बात करते हैं जिसके बारे में हमारे पास बहुत ज्यादा जानकारी नहीं है, और जहां से हमारा कैलेंडर शुरू होता है। और इसको आप लिखना भी शुरू करिए, इसको हम लोग प्री कैम्ब्रियन एरा, यानी पूर्व कैम्ब्रियन काल कहते हैं। मैंने आपको बताया कैम्ब्रिया वेल्स में एक जगह है जहां पर जो संसार की सबसे जो है वो पुरानी चट्टानें यहां पाई गई, और इसी बेसिस पे जो इससे पहले का युग होगा वो प्री कैम्ब्रियन, प्री का मतलब पूर्व, जो है वो काल कहलाएगा। बेसिकली ये जो है वो सबसे, ध्यान रखिएगा मैं आपको बताता जा रहा हूं, ये सबसे ओल्डेस्ट एंड लॉन्गेस्ट टाइम है, यानी सबसे पुराना, प्राचीन एवं सबसे लंबा काल, डोमिनेंट रहा है, राइट। सबसे जो है वो पुराना काल रहा है। और पृथ्वी के जीवन में ध्यान रखिएगा, पृथ्वी के कुल जितना भी अभी तक का कैलेंडर है, 90% जो समय है, 90% ऑफ लाइफ ऑफ अर्थ, इसका संबंध प्री कैम्ब्रियंस, यानी पृथ्वी के जीवन का 90% जो है वो प्री कैम्ब्रियन काल है। सोचिए, देखिए कितना विशाल रहा होगा, और हम मानव उसके कंपैरिजन में कितना तुच्छ अपना जो है समय इस पृथ्वी पर बिता पाए हैं। और इतने कम समय में हमने इस पृथ्वी को जो है वो कितना नुकसान पहुंचाया है, कितना पर्यावरण को नुकसान पहुंचाया है, और कितना जो है वो हमने इकोसिस्टम को तबाह किया है। 90% का काल जो है वो प्री कैम्ब्रियन के नाम से जाना जाता है। इसको एक और नाम से जानते हैं, दिस इज ऑल्सो नोन एज, अब इसको नोट्स में हम देखते हैं, इट इज ऑल्सो नोन एज एजोइक एरा।
एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है, एजोइक कहते हैं। जोइक का मतलब लाइफ हो गया, एजोइक का मतलब होता है जहां जीवन नहीं है। इसको एजोइक के नाम से भी जानते हैं, इसका मतलब है जीवन नहीं। याद रहेगा, इसका मतलब है जीवन नहीं, यहां पर जीवन किसी भी रूप में नहीं पाया जा रहा है। राइट, नेक्स्ट और बहुत इंपॉर्टेंट सेगमेंट रहेगा। अब यहां की जो चट्टाने होती हैं, रॉक सिस्टम, बड़ा इंपॉर्टेंट है। वी आर मूविंग टू द रॉक सिस्टम। अब हम इसके रॉक सिस्टम की तरफ जाएंगे और इसके रॉक सिस्टम को समझेंगे कि इसका रॉक सिस्टम बेसिकली क्या है और इसका रॉक सिस्टम कैसे काम करता है। तो इसका जो रॉक सिस्टम है वो सबसे प्राचीन है, सबसे पुराना है, ओल्डेस्ट है। राइट, और ये जो चट्टाने हैं वो या तो इग्नियस है या मेटामॉर्फिक है। इसके बारे में आगे बात करूंगा। मेटामॉर्फिक है यानी या तो आग्नेय चट्टाने हैं या रूपांतरित चट्टाने हैं। आग्नेय का मतलब होता है ये ओरिजिनल, इसको हम लोग पितृ चट्टाने या पेरेंट रॉक के नाम से भी जानते हैं। दिस इज नोन एज पेरेंट रॉक। पृथ्वी की जब उत्पत्ति हुई और जब सब कुछ गर्म था, दहकता हुआ लावा था, तो पृथ्वी पर पिघली हुई चट्टाने जो है फ्लो करती थी, और पिघली हुई चट्टानों की वजह से दैट इज नोन एज, दिस इज नोन एज पेरेंट रॉक। इसी को हम लोग जो है वो आग्नेय चट्टानों यानी जिसकी उत्पत्ति अग्नि से हुई है। तो इग्निस जो थे वो यूनान में जो है वो एक अग्नि के देवता के रूप में पूजे जाते थे, गॉड ऑफ फायर, इग्निस। तो आग्नेय चट्टाने। मेटामॉर्फिक तब होता है जब चट्टाने, जो मूल चट्टाने हैं वो बहुत ही ताप और दाब से गुजरती हैं, टेम्परेचर और प्रेशर के थ्रू जो है वो गुजरती हैं, एंड दैट कन्वर्टेड इनटू मेटामॉर्फिक रॉक, और रूपांतरित चट्टानों में बदल जाती है। जैसे हम बहुत अच्छा एग्जांपल दे सकते हैं, तो रूपांतरित चट्टानों की विशेषता क्या होती है, बहुत कठोर, बहुत जटिल होती हैं और बहुत कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर होता है। जैसे फॉर एग्जांपल आपने लाइमस्टोन के बारे में सुना होगा, चूना पत्थर, अरे वही वाला चूना जो उत्तर भारत में खैनी के साथ खाया जाता है। तो देखा आपने, देखा वो चट्टान कितनी जो है हल्की फुल्की होती है, और आपने उसको जरा सी मामले में उसको पानी में डाला घुल जाएगा, या हाथ से लोग रगड़ रगड़ के जो है वो कितना अप्रदन कर जाते हैं। लेकिन आप आश्चर्य करेंगे, यही लाइमस्टोन जब बहुत अधिक ताप और दाब से गुजरता है तो वो जो है वो संगमरमर यानी मार्बल में कन्वर्ट हो जाता है। अब मार्बल को घिस के देखते रहो, दिन भर घिसते रहो, कुछ नहीं, तुम्हारी खैनी जो है बनने वाली है। तो ऐसी कंडीशन में दैट इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट सेगमेंट, रूपांतरण में ये कॉम्प्लेक्सिटी बढ़ जाती है और यहां पर जो चट्टान अपना जो है वो नया रूप प्राप्त कर लेता है। तो ये जो दो है, ये दो चट्टानों का हमारे पास रूप हमें देखने को मिला। दिस इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट सेगमेंट। आइए अब अगर हम बात करें तो इस रॉक सिस्टम में, जो हमारा रॉक सिस्टम है, इसमें हमें कुछ इंपॉर्टेंट इनपुट्स देखने को मिलते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल हम यहां पर गए और इस रॉक सिस्टम में मुझे जो दिखाई पड़ रहा है वो बेसिकली आर्कियन रॉक्स, इंडियन ज्योग्राफी में हम इसको पढ़ेंगे, इसको हम लोग आर्कियन रॉक्स के नाम से जानते हैं। आर्कियन रॉक्स, आर्कियन चट्टाने। जैसे भारत का जो प्रायद्वीपी है, जो हमारा कर्नाटक का एरिया हो गया, जो हमारा जो दक्षिण भारत का एरिया में जो पेनिनसुलर इंडिया हो गया, वहां पर आर्कियन क्रम की चट्टानें पाई जाती हैं। भारत की सबसे प्राचीन चट्टानों में से एक है, जिसे हम लोग, जैसे आर्कियन हो गया, कुडप्पा क्रम की, धारवाड़ क्रम की चट्टानें बहुत ही महत्वपूर्ण होती हैं, और भारत का जितना भी मैक्सिमम लोहा यानी आयरन ओर पाया जाता है वो यहीं पर पाया जाता है। तो ये यहाँ पर पाई जाती हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल इन आर्कियन क्रम की चट्टानों में दो बहुत फेमस नाम है, एक का नाम है नीस, नीस चट्टाने, और दूसरे का नाम है सिस्ट। ये दो चट्टानें यहां पर पाई जाती हैं। आप जानते हैं ये दोनों जो है वो एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो जो बेसिक रॉक रहा है प्री कैम्ब्रियन में, वो बेसिकली क्या रहा है, वो आर्कियन क्रम की चट्टानों के रूप में पाया जाता है। अच्छा, खास बात ये होता है चूंकि इनकी उत्पत्ति जो होती है वो आग्नेय चट्टानों से होती है। आप सोच के देखिए, चारों तरफ दहकता लावा है, उन्हीं के जमने से चट्टान बनी, यानी यहां पर जो है वो किसी भी रूप में जीवन की कोई संभावना, ना तो वृक्ष के रूप में, ना किसी भी जो है जीव जंतु के रूप में पानी की संभावना ही नहीं रह पाएगी। यानी अगर इसका जो अगला स्ट्रक्चर है, मैं इसके लाइफ से बात करूं, तो यहां पर लाइफ की जो पॉसिबिलिटीज हैं वो बहुत कम हो जाती हैं। देयर इज अ लेसर पॉसिबिलिटी ऑफ लाइफ, यानी जीवन की यहां संभावना, जीवन नहीं। यदि जीवन नहीं होगा यहाँ पर किसी भी रूप में, चाहे पेड़ पौधे जो है वो, चाहे कशेर की, अकशेर की, किसी भी रूप में अगर लाइफ नहीं होगी, नो लाइफ, तो यहां पर क्या होगा, यहां पर फॉसिल्स भी नहीं होंगे। देयर आर नो एविडेंस ऑफ द फॉसिल्स, यहां पर जो है वो फॉसिल्स नहीं पाए जाएंगे, यानी अवशेष जो होंगे वो नहीं होंगे। तो एग्जाम में पूछा गया है कि निम्नलिखित में से किस क्रम की चट्टानों में अवशेष नहीं पाए जाते, तो आग्नेय क्रम की चट्टानों में अवशेष नहीं पाए जाते, दे आर नोन एज पेरेंटल रॉक। दूसरा,
क्योंकि इस समय सब कुछ दहकता हुआ था, यानी यहां पर जो है वो इस समय जो पृथ्वी पर जीवन क्यों नहीं था, क्योंकि यहाँ का जो क्लाइमेट था लाइफ में, जो यह क्लाइमेट फॉर्म था, यानी इस समय की जो जलवायु थी, दैट वाज नॉट सुटेबल। इतनी जहरीली गैसें निकलती थी, इतने जो भयानक जो है वो इनपुट आते थे, कि जो क्लाइमेट था दैट वाज नॉट सुटेबल फॉर, दैट वाज नॉट सुटेबल फॉर लाइफ। ये जीवन के लिए जो है वो सुरक्षित नहीं था, मतलब यहां पर जो है वो किसी रूप में जीवन नहीं आ सकता था। आगे देखते हैं तो हमें क्या पता चला, यहां पर जो है वो जीवन किसी रूप में नहीं आया। हाँ, एक चीज बहुत जबरदस्त थी जो आज भी हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, ये जो आर्कियन क्रम की चट्टानें होती हैं ये बड़ी इंपॉर्टेंट मानी जाती हैं। दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट सेगमेंट। ये जो आर्कियन क्रम की चट्टानें हैं दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर मिनरल्स। ये हमें किसके लिए मिलती हैं, हमें मिनरल्स के लिए। तो ये जो है वो खनिजों के लिए बड़ी महत्वपूर्ण मानी जाती हैं, खनिज, मिनरल्स। अब इन मिनरल्स में अगर हम बात करें तो किस तरह के, इसमें जो मिनरल्स होते हैं वो मेटालिक मिनरल्स पाए जाते हैं, याद रखिएगा, मेटालिक मिनरल्स। अर्थात ये जो है वो धात्विक खनिजों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण रहे हैं। धात्विक खनिज, धात्विक खनिजों के अंतर्गत कौन कौन से, जरा देख लेते हैं, इस पे हम एक नजर डाल लेते हैं। धात्विक खनिजों में फॉर एग्जांपल आयरन, लौह, जैसे अभी मैंने बताया एग्जाम में पूछा गया इंडियन ज्योग्राफी में कि जो हमारी आर्कियन, कुडप्पा, धारवाड़ क्रम की चट्टाने, वहां सबसे ज्यादा कौन सा खनिज पाया जाता है। दूसरा इंपॉर्टेंट जो सेगमेंट है वो है आपका गोल्ड, यानी स्वर्ण, जैसे जो है हमारी कुनार की खाने। अगला है कॉपर, तांबा, मैंगनीज, क्रोमियम, जिंक। ये सब जो है वो हमारे यहाँ इस पे जो है इंपॉर्टेंट तरीके से पाया जाता है। पर ध्यान रखिएगा, क्वेश्चन बड़ा ट्रिकी पूछ लिया गया था। कई बार जो होता है हम इसको ऊपर ऊपर से पढ़ लेते हैं कि जो कहीं पर हमने पढ़ा कि दीज आर्कियन रॉक्स आर प्री कैम्ब्रियन रॉक्स आर वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द मिनरल। एग्जाम में पूछ लिया दे आर वेरी रिच इन मिनरल, स्टेटमेंट वन, यस आपने कहा बिल्कुल सही है। दूसरा, दे आर रिच इन द जो है वो फॉसिल फ्यूल कोल्स एंड मिनरल ऑयल, दे आर रिच इन कोल एंड मिनरल ऑयल। तो पहला स्टेटमेंट दिया है कि जो प्री कैम्ब्रियन रॉक्स आर रिच इन मिनरल्स, आपने कहा बिल्कुल सही है। दूसरा दिया है स्टेटमेंट टू कि जो इसमें है वो कोल और मिनरल ऑयल से भी रिच है, दिस आल्सो रिच इन कोल एंड मिनरल ऑयल। और पूछा गया पहला सही है, पहला दूसरा दोनों सही है, केवल दूसरा सही है या दोनों गलत हैं। और आपने जोश में आके दोनों को जो है सही लगा दिया। याद रखिएगा ये केवल और केवल धात्विक खनिज में, यानी कि जो है मेटालिक मिनरल्स में ही जो है रिच माने जाते हैं। ये कभी भी जो है वो फॉसिल फ्यूल्स में, जब फॉसिल ही नहीं है तो फॉसिल फ्यूल्स में कभी भी ये रिच नहीं होते, याद रखिएगा। दे आर नॉट रिच इन फॉसिल फ्यूल्स, राइट। तो ये फॉसिल फ्यूल के रूप में रिच नहीं हो सकते। तो क्या होगा फॉसिल फ्यूल्स का मतलब, इसमें कभी भी कोल नहीं पाया जाएगा। कोल क्या है, ये जो कोयला होता है ये पेड़ों का जो है अवशेष ही तो है। और मैंने अभी आपको बताया कि उस समय ऐसी अवस्था ही नहीं थी कि वहां किसी रूप में जीवन मिले। ये जो मिनरल ऑयल होता है, यानी जिसे हम लोग खनिज तेल बोलते हैं, मिनरल ऑयल, जैसे पेट्रोलियम हो गया, तो ये मिनरल ऑयल जो है यानी पेट्रोलियम, ये भी क्या होता है, ये भी उस समय के जो पेड़ पौधे जीव जंतुओं के अत्यधिक दब जाने की वजह से, मेटामॉर्फाइज हो जाने की वजह से ये जो है वो मिनरल ऑयल में कन्वर्ट हो गए। तो जब फॉसिल्स ही नहीं है तो ये जो है वो नहीं पाए जाएंगे, याद रखिएगा। ये नहीं यानी नो पाए जाएंगे, एग्जाम में इसको गलत नहीं करना है, याद रखिएगा। सो ये हमारा जो है वो प्री कैम्ब्रियन एरा हमारे सामने रहा। चलिए अब हम आ जाते हैं जहां से लाइफ शुरू होती है, यानी हम सेकेंड फेज में एंटर करते हैं। नेक्स्ट हमारा है एंड दैट इज नोन एज एरा नंबर टू, दिस इज नोन एज पैलियोजोइक एरा। फिर से याद दिलाइए मुझे, पैलियोजोइक मतलब क्या हुआ। पैलियोज का मतलब प्राचीन, पुराना, जोइक का मतलब हो गया फॉर्म ऑफ लाइफ, और एराज मतलब हमारा महाकल्प, यानी कि बिगर वन है, याद रहेगा। जोइक का मतलब अब यहां किसी ना किसी रूप में जीवन मुझे देखने को मिलेगा। पैलियोस का मतलब अब सबसे प्राचीन रूप में मुझे यहां देखने को मिलेगा। ठीक है, तो अब इसका क्या होगा, इज इज ऑल्सो नोन एज, इसको हम लोग प्राइमरी एरा भी बोलते हैं, इज नोन एज प्राइमरी एरा, यानी इसको प्राथमिक महाकल्प के रूप में भी जाना जाता है।
कई इसको जियोलॉजिस्ट इसमें भी इसको डिवाइड करते हैं। अब जो पेलियोजोइक है ये कई हिस्सों में बटा हुआ, डिवाइडेड इनटू 6 पीरियड्स। मैंने आपको बताया था एरा, जैसे मान लो प्री कैम्ब्रियन, पेलियोजोइक में अंतर क्या होगा? प्री कैम्ब्रियन में लाइफ नहीं होगी और यहां पर लाइफ शुरू हो जाएगी। कौन सी लाइफ? प्राचीन फॉर्म की लाइफ, जो पहला जो जीवन का जो है जहां से उत्पत्ति होती है। तो ये पीरियड्स मुझे जो है यहाँ देखने को मिलते हैं। तो 6 पीरियड जो, अब इसमें क्या होगा, इसमें भी कुछ कुछ अंतर आएगा, यानी लाइफ जो होगी थोड़ी 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 चेंज होती जाएगी। और इसी वजह से ये जो एरा है वो क्या होगा, पीरियड्स में, यानी कि कल्पों में हम इसको डिवाइड कर देंगे। तो ये जो है वो कुल 6 पीरियड्स में डिवाइडेड है। कौन कौन से 6 पीरियड, चलो ये भी देख लेते हैं। हमारा पहला पीरियड है जिसको हम लोग बोलते हैं कैम्ब्रियन, दिस इज नोन एज कैम्ब्रियन। पहला, पहले बताइए कैम्ब्रियन नाम आया, जो कैम्ब्रिया, वहां जो चट्टाने थी जहां पर वेल्स के पास, उससे पहले के एरा को प्री कैम्ब्रियन बोला गया और ये हमारा कैम्ब्रियन हो गया। दूसरा हो गया ऑर्डो विसियन, यानी इसको बोला गया आर्डो विसियन। अगला है, इसको हम लोग बोला गया सिलूरियन, सिल्यूरियन, राइट। इसके बाद अगला हमारा इनपुट रहा और वो है डेवोनियन, डेवोनियन, दिस नोन एज डेवोनियन। ट्रिक जरूर याद रखिएगा क्योंकि अभी ये इतने वर्ड्स फैलते जाएंगे कि आपको परेशानी होनी शुरू हो जाएगी। और ये बड़े सिंपल से, बिना इसके आप ना ज्योग्राफी जीएस पढ़ सकते हो, ना पीसीएस की तैयारी कर सकते हो, और ना ऑप्शनल में कुछ कर सकते हो। ये वो कैलेंडर है जिसके बेसिस पे मैं आगे चलकर बात करूंगा। ये पूरा बेस मैं आपका बना रहा हूं कि आगे चलकर जब बात करेंगे कि इस युग में क्या हुआ, कोयला कब बना, कोयला युग किसे कहते हैं, मछलियां कब आई जो है, या पहला जो, जब हम आगे चलकर जो है वो उनके बारे में पढ़ेंगे बार बार, जब कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी, वैगनर जो है वो कैम्ब्रियन जो है बात करेंगे, या जो है वो कार्बोनिफेरस युग के बारे में बात होगी। तो आपको बार बार यहां पर आना पड़ेगा, तो इसलिए अभी ध्यान से इसको समझते जाओ। तो पैलियोजोइक एरा जो है वो 6 पीरियड्स में डिवाइड हो रहा है। अगला हो गया हमारा डिवोनियन, डेवोन वर्ड से निकल कर आया। और इसके बाद है कार्बोनिफेरस। अभी मैं इसकी ट्रिक बताऊंगा कैसे हमें याद करना है। कार्बोनिफेरस, कार्बोनिफेरस। नेक्स्ट परमियन, द लास्ट वन इज परमियन। चलो, तो ये जो है 6 हमारे नाम हो गए। पहला कैम्ब्रियन, COS। दूसरा ऑर्डोविशियन, सिल्यूरियन, हम पीछे से जो है वो आगे की तरफ आ रहे हैं। फिर जो है सिल्यूरियन, डेवोनियन, कार्बोनिफेरस और परमियन। राइट। तो कई बार मैं इसको जो है वो ट्रिक बताता हूं कि इसकी ट्रिक हमें कैसे याद करनी है। तो इसकी ट्रिक जो आएगी वो होगी कॉस DSP, DCP, कॉस DCP। ट्रिक मैं आपको बताता हूं इसको कैसे याद रखना है। ठीक है। बोले भाई बड़ी जो है वो भोकाल टाइट कर रहे हो, बड़ी हनक दिखा रहे हो। बोले बिकॉज कॉज ही इज DCP। ठीक है, तो डिस्ट्रिक्ट कमिश्नर, जो डिप्टी कमिश्नर ऑफ पुलिस होता है, IPS। तो बोले भाई साहब इसलिए वो इतनी अकड़ दिखा रहा है बिकॉज वो क्या है, कॉज क्या है, वो DCP है, या जो है वो इसलिए उसकी बात सुनी जा रही है, या जो है वो इसलिए जो है वो इतना कॉन्फिडेंट है बिकॉज ही इज DCP। याद रहेगा, कॉज ही इज DCP। तो इसका ट्रिक याद रहेगा, कॉज DCP। तो C फॉर कैम्ब्रियन, राइट, ऑर्डोविशियन, सिल्यूरियन, डेवोनियन, कार्बोनिफेरस और परमियन। तो हमने यहां देखा कॉस DCP, हम ट्रिक के साथ इसको हम याद कर लेते हैं। ठीक है, तो अब हम इसके साथ जो है वो चलेंगे और इस तरह जो है वो हम उसको याद करते हुए चलेंगे। राइट, यहां तक तो कोई दिक्कत नहीं आ रही है। राइट, चलिए, तो अब हम लोग जो है वो इसके साथ जोड़ेंगे। अब सवाल है कि कैम्ब्रियन में क्या है हमारे पास, कैम्ब्रियन कैसा पीरियड है।
ठीक है, जहां से लाइफ अब शुरू हो चुकी थी। अब यहां तक की आपको ट्रिक याद हो गई। तो ट्रिक क्या याद रहेगी कि जो प्री कैम्ब्रियन का जो है वो 6 पीरियड में डिवाइड है, और कैसे याद करेंगे, कॉस डीसीपी। अरे भैया बहुत भोकाली है, बहुत अकड़ के चलता है, कॉस बिकॉज वो डीसीपी है यार, डिस्ट्रिक्ट आईपीएस ऑफिसर है। तो याद रहेगा, यहाँ पे कोई जो है वो आसानी रहेगी। अब चलिए हम लोग देखते हैं कि जो कैम्ब्रियन पीरियड है वो क्या कहलाता है। तो कैम्ब्रियन पीरियड की कुछ इंपॉर्टेंट बातें आप लोगों को लिखी होनी चाहिए, आपके पास याद होनी चाहिए। और देखिए बहुत ही शॉर्टेस्ट फॉर्म के मैं नोट्स दे रहा हूं। तो चलिए यहां पर हम लोग बोल देंगे ये वो टाइम था जहां पर जो है वो, ये इसको हम लोग बोलते हैं ट्रांसग्रेशन ऑफ सी ओवर लैंड, यानी समुद्रों का स्थलों पर अतिक्रमण हुआ। मतलब क्या होता है इसका, मतलब ये है कि जो ओशियन से, मतलब इतना अधिक वाटर जो है यहां पर आना शुरू हुआ कि वो वाटर जो हमारे लैंड है उसके ऊपर जो है ओवरलैप कर गया। यानी जो जमीन थी वो क्या हुआ, वो समुद्रों के नीचे चलती चली गई और वो वहां जाकर निक्षेपित होती चली गई। तो समुद्रों का स्थलों पर क्या हुआ, अतिक्रमण हो गया। दूसरा, यहां पर जो रॉक्स थी ऑफ इन दिस पीरियड वो एक्सटेंसिव होती चली गई। एक्सटेंसिव यानी कि यहां की जो चट्टानें थी वो वृहद रूप से फैलती चली गई। बहुत ही उनका वृहद जो है वो एक्रेंस है चारों तरफ। चूंकि क्या हुआ था, जो मॉल्टन फॉर्म था इससे पहले, जो तरल रूप में जो चट्टानें पिघली हुई जो है वो लावा के रूप में बह रही थी, वो धीरे धीरे जमनी शुरू हो गई थी। और जमते जमते चट्टानों का जो है वो क्या हुआ, पूरा एक ओवरलैपिंग होनी शुरू हो गई। तो यहां पर क्या हुआ, धीरे धीरे उनका जो है वो लेयरिंग होनी शुरू हो गई, यानी चट्टाने जो है एक लेयर के ऊपर दूसरी लेयर के ऊपर जमना शुरू हो गई। अब जब ये चट्टाने एक लेयर के ऊपर, इनका जो एक्सटेंसिव अकरेंस पाया गया नीचे से ऊपर तक, और बृहद रूप से ये फैलती चली गई, चट्टानों के लेयर के ऊपर जो है लेयर बननी शुरू हो गई। तो यहां पर हमें पहली बार जो है वो फॉसिल्स का डिपोजिशन देखने को मिलता है। फॉसिल्स डिपोजिशन यानी जो अवशेष है वो हमें पाए गए। अवशेष बताता है, अवशेष तभी होगा जब वहां किसी भी रूप में हमारे पास जीवन यानी लाइफ हो। दैट वाज द फर्स्ट एविडेंस ऑफ लाइफ। यानी जीवन का पहला प्रमाण मुझे कहां देखने को मिलता है, कैम्ब्रियन क्रम की चट्टानों में देखने को मिलता है। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, आ चुका है ये, राइट। तो अब यहां पर जो है वो सबसे मजेदार बात हुई कि जो कैम्ब्रियन पीरियड था, जियोलॉजी में, ज्योग्राफी में एक इंपॉर्टेंट फेनोमेनन होता है। यहां पर क्या हुआ, चूंकि इस जो एरा की शुरुआत हुई थी, वहां बड़े पैमाने पर जो सेडिमेंट जो है जमने शुरू हुए थे, अवशेष जो जमने शुरू हो गए थे। और यहां पर जो है वो पहली बार जो है वो लो लाइंग एरिया, इसको हम लोग लो लाइंग एरिया के नाम से जानते हैं, उसका निर्माण शुरू हुआ। यानी ये ऐसे होता चला गया, देख रहे हो आप, ये इस तरह के जो है अवतल मैदान यानी कॉनकेव स्ट्रक्चर बनने शुरू हो गए। इस कॉनकेव स्ट्रक्चर को जो यहां पर बना, इसका नाम रखा गया आगे चलकर जियो सिंक्लाइंस। आपको कल मैंने आपको बताया था कि जियो सिंक्लाइंस यानी भूसन्नतियां हमारे चैप्टर में स्पेशली एक टॉपिक है जो हमें जियोमॉर्फोलॉजी में पढ़ना है। तो ये वही युग था जहां पर भूसन्नतियों का निर्माण जो है वो शुरू होना चला गया। छिछले जो है ये क्या हुए, जो है वो अवतल स्थान बनने चले गए, उसमें जो है धीरे धीरे सेडिमेंट्स आकर जमना शुरू हुआ। और सेडिमेंट्स के जमते 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 क्या हुआ, यहाँ भूसन्नतियों का निर्माण होना शुरू हो गया। यानी आगे जब मैं चैप्टर पढ़ाऊंगा जियो सिंक्लाइंस में पहुंचूंगा और मैं आपसे पूछूंगा कि किस जो है वो पीरियड की बात है, तो आपको याद होना चाहिए कि यहाँ पर हम प्री कैम्ब्रियन के बारे में बात कर रहे हैं, राइट दोस्तों। चलिए अब हम अगले में आ जाते हैं, और अगले में हम लोग बात करते हैं ऑर्डोविशियन के बारे में। यानी ऑर्डोविशियन ने हमारे लिए क्या क्या किया और इसके लिए हमारे पास इनपुट्स क्या हैं। तो अब यहां पर भी जो है इस सेगमेंट्स में अभी भी जो सी था वो डोमिनेंट हुआ लैंड के ऊपर, जैसे पहले भी था। यानी जो समुद्र है वो स्थलों के ऊपर आच्छादित होना शुरू कर गया था, ट्रांसग्रेशन यहाँ पर बना हुआ था। और इस समय जो तमाम आज के, जैसे हमारा जो नॉर्थ अमेरिका जो था विश्व में, उस समय समुद्रों के नीचे था। आज जो हमारा जो ये रेगिस्तानी हिस्सा है, जैसे हम लोग जिसको थार डेजर्ट यानी कि जो राजस्थान का एरिया कहते हैं, ये भी समुद्रों के नीचे पाया जाता था। यही कारण है कि यहाँ पर माना जाता है कि यहाँ पर जो है वो जैविक फ्यूल होने की संभावना हमें दिखती है। यानी अगर हम सही तरीके से अन्वेषण करें तो भारत के इस हिस्से में हमें जो पेट्रोलियम है वो बड़े पैमाने पर मिल सकता है।
तो ये भी वो हिस्सा था जहां सी जो है वो लैंड यानी कि जो समुद्र है वो स्थलों के ऊपर आच्छादित होना शुरू हो रहेगा, वो जानकारी थी। लेकिन यहां पर एक और काम शुरू हुआ, इसको हम लोग बोलते हैं वॉल्केनिक एक्टिविटी। वॉल्केनिक एक्टिविटी शुरू हो गई, यानी ज्वालामुखी गतिविधियां। ज्वालामुखी गतिविधियों ने बहुत तेजी यहां लाना शुरू कर दिया। चारों तरफ जो पृथ्वी उस समय एक भयानक स्थिति में थी, धड़ाधड़ जो है वो ज्वालामुखी फूट रहे थे और उससे निकलने वाली जहरीली गैसें जो है वो पृथ्वी पर फैल रही शुरू हो गई थी। यानी जो जहां पर लैंड है वहां पर लाइफ की तो संभावना नहीं दिखाई पड़ती है। जहरीली गैसें, पिघला हुआ लावा, विस्फोट हो रहे हैं। जो लाइफ थी वो केवल एक फॉर्म में आ गई थी, और वो नाम था सी ग्रास, यानी समुद्री घास। समुद्री घास रूप में ये हमें यहां पर मिल गई थी। तो समुद्री घास के रूप में यहां पर था, और इस समय का जो मेन वेजिटेशन था, यानी मुख्य रूप से जो जीवन था, वो इसी वनस्पति के रूप में था। याद रखिएगा, ये एग्जाम्पल बहुत इंपॉर्टेंट है एग्जाम के लिए। तो समुद्री घास के रूप में हमें जीवन मिलता, और ये यहाँ की इस समय की मुख्य विशिष्ट जो है वो सेगमेंट था। इसी ऑर्डोविशियन के अंतिम समय में जब ये काल खत्म होने वाला था, तो जबरदस्त रूप से उस समय पृथ्वी पर हलचलें शुरू हो गई। जो पृथ्वी की भूप्रपटी है वो हिलने लगी, और यहां पर एक नया सेगमेंट शुरू हुआ जिसको हम लोग ओरोजेनी के नाम से जानते हैं, यानी पर्वत निर्माण की घटना। इसको हम लोग माउंटेन बिल्डिंग प्रोसेस के नाम से भी जानते हैं। यानी पर्वत निर्माण की प्रक्रिया शुरू हो गई और पृथ्वी के धरातल में जबरदस्त हलचल आनी शुरू हो गई दोस्तों। तो ये एक इंपॉर्टेंट सेगमेंट रहा। जैसे हम लोग, आपको पता है कल हम लोगों ने जब सिलेबस देखा था तो उसमें एक टॉपिक था ओरोजेनी, पर्वत निर्माण, रिसेंट व्यू ऑन माउंटेन बिल्डिंग, यानी कि पर्वत निर्माण पर आधुनिक जो विचारधारा। तो अब यहां पर जब मैं आपसे कालक्रम की बात करूंगा तो आपको याद होगा कि पहला जो हलचल शुरू हुई वो ऑर्डोविशियन में शुरू हो चुकी थी। नाउ लेट्स मूव टू द नेक्स्ट वन, सिल्यूरियन। तो याद कैसे करना है? वो भैया बहुत भोकाली है, इसमें जो है वो भोकाल है, तो काफी क्या होगा, बिकॉज वो डीसीपी है, याद रहेगा, ट्रिक नहीं भूलना है आपको। तो अब ट्रिक में हम आप पहुंचते हैं सिल्यूरियन में क्या हुआ था। ठीक है, तो सिल्यूरियन पीरियड जो है वो, ये जो कल्प है वो कैसा था। अब यहां पर जो है वो, अभी तक इससे पहले तो समुद्री घास के रूप में जीवन था। अब यहां पर जो जीवन है वो पहली बार मछलियों के रूप में सामने आया, राइट। यानी कि दिस इज द बर्थ ऑफ फिश। मछलियों का जो है वो काल यहां से शुरू होता है, बर्थ ऑफ फिशेज। अब बर्थ ऑफ फिशेज में हम यहां देखते हैं कि हमारे पास क्या क्या इनपुट्स हैं अवेलेबल। तो अब इसको हम लोग बर्थ ऑफ फिश के नाम से जानते हैं। यहां मछलियों का जो है उद्भव होना शुरू हो गया था, और यहां पर अब पहली बार वेजिटेशन जो समुद्रों से था, जो वेजिटेशन था यानी वनस्पतियां, ये वनस्पतियां जो हैं वो धरातल यानी लैंड पर आ गई थी। यानी कि धरातल, समुद्रों से निकलकर धरातल की तरफ उसने बढ़ना शुरू कर दिया था, राइट। इस समय जो था सिल्यूरियन में स्पाइनलेस, स्पाइनलेस यानी कि रीढ़ विहीन, रीढ़ विहीन, इनकी रीढ़ की हड्डी नहीं थी। तो रीढ़ की हड्डी की जरूरत क्या होती है, इरेक्टल जो फंक्शन होता है उसके लिए जाना जाता है, यानी कि वो सीधा खड़ा हो सके। जैसे हम लोग होमो सैपियंस हैं, तो इससे पहले होमो इरेक्टस आया था। तो यहां पर जब रीढ़ की जो हड्डी होती है उसकी वजह से उनको एक आधार मिलता है, यानी वो जो है वो जमीन छोड़कर चल सकते हैं, यानी उनके पैरों का विकास होगा। जब जितने भी जैसे रीढ़ विहीन होते हैं, जैसे जो भी जीव जंतु हैं, जैसे मछलियां हो गई या जो सांप हो गए, आपने देखा उनको चलने के लिए हमेशा धरातल से चिपक कर ही चलना पड़ता है। लेकिन जैसे जैसे उनके अंदर रीढ़ का विकास होगा, वो जो है वो जमीन से ऊपर चलने शुरू करेंगे, पैरों पे चलना शुरू करेंगे, और धीरे धीरे जैसे मनुष्य आज जो है वो केवल 2 पैरों पे चल पा रहा है और वो सीधा खड़ा हो पा रहा है, वो भी हमारा जो है वो रीढ़ की वजह से होगा। लेकिन अभी इस युग में जो है स्पाइनलेस, जितने भी जो हमारे पास लाइफ थी वो स्पाइनलेस के फॉर्म में थी। एनिमल्स जो है वो स्पाइनलेस थे, रीढ़ विहीन थे, राइट। लेकिन यहां पर क्या हुआ, यहां पर इनका साइज काफी बड़ा हो गया था, आकार इनका जो है वो काफी बड़ा हो गया था, और लार्जर साइज के रूप में ये पाए जाने लगे थे, और समुद्रों के अंदर जीवन आना शुरू हो गया था। नेक्स्ट वन, आगे चलते हैं। अब आ जाते हैं हम डिवोनियन में। यानी अब क्या हुआ, ये जो है
मछलियों का उद्भव तो इससे पहले सिल्यूरियन में हो गया, लेकिन डिवोनियन में जो है वो मछलियों का जो है डोमिनेंस होता चला गया। मछलियां जो है वो पूरी तरह से जो है सेगमेंट, डेवॉन का मतलब होता है लार्जर, जायंट, बहुत बड़ा। तो जो है वो बहुत ही बड़े रूप में डेवोनियन के क्रम में समुद्रों के अंदर जो है वो मछलियों का जो है निक्षेप पाया जाने लगा। तो इसको हम लोग कहते हैं एज ऑफ फिशेस। इसको नाम से जाना एग्जाम में आ चुका है, एज ऑफ फिशेस। इसको मछलियों के रूप युग के रूप में भी जाना जाता है, मछलियों का युग, मछलियों का युग, इस रूप में भी इसको जाना जाता है, राइट। साथ ही साथ डेवोनियन में क्या हुआ था? डेवोनियन में बहुत बुरी तरीके से हलचल शुरू हुई, पृथ्वी पर धड़ाधड़ हलचल हुई, और इसको माउंटेन बिल्डिंग एज के नाम से भी जाना जाता है। माउंटेन बिल्डिंग पीरियड के रूप में भी इसको जाना जाता है। यानी यहां पर्वत निर्माण की जो है प्रक्रिया तेज हो गई थी, पर्वत निर्माण, और एक खास हलचल हुई थी, एक मूवमेंट हुआ था, पर्वत निर्माण मूवमेंट, हलचल। और जानते हो उस हलचल का नाम एग्जाम में पूछा जा चुका, और उस हलचल का नाम था, कोई बताएगा मुझे कमेंट बॉक्स में, राइट। तो उस कंडीशन में हम यहां पर जो है वो बात करेंगे उस हलचल का नाम क्या था जो डेवोनियन में हुआ था। प्लीज एनीबडी, किसी को याद है? राइट। उस हलचल का नाम था कैलिडोनियन मूवमेंट, कैलिडोनियन मूवमेंट, कैलिडोनियन मूवमेंट, यानी कैलिडोनियन हलचल के नाम से। कैलिडोनिया का पहाड़ इस समय बना था, कैलिडोनियन हलचल के रूप में जाना जाता है, जो कि पर्वत निर्माण कार की जो पर्वत माउंटेन बिल्डिंग का सबसे इंपॉर्टेंट सेगमेंट है, उसकी सबसे प्रमुख हलचल के रूप में जाना जाता है। दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर एग्जाम, आ भी चुका है। कैलिडोनियन हलचल कब हुआ था, किस पीरियड में? तो आप बता सकते हैं दैट इज इन टर्म्स ऑफ डेवोनियन में ये हुआ था, राइट। तो यहां पर क्या हुआ, मछलियों का युग भी इसको कहा जाता है, एज ऑफ फिशेस, ये भी एग्जाम में आ चुका है, एज ऑफ फिशेस किसे कहते हैं, आप अगर पेपर देखते होंगे प्रीवियस ईयर का, तो यहां पर जो है वो इस रूप में आ चुका था। अब इस युग में जो भी लाइफ थी वो प्रीडोमिनेंटली जो थी वो एक्वेटिक लाइफ थी, एक्वेटिक लाइफ के रूप में यहां पर पाया जाता था। यानी यहां जो भी जीवन था वो जल के रूप में था, जल के रूप में। जीवन अभी भी जो खास तौर पे जो प्राणी जीवन था, जू लाइफ जो थी, वो अभी भी जो है वो लैंड पर नहीं पहुंच पाई थी। उसका मैं आपको कुछ कारण बताता हूं। उस समय अभी जो है वो ऑक्सीजन इतनी डोमिनेंट नहीं हो पाई थी, ठीक है। अब ऑक्सीजन जब डोमिनेंट नहीं हो पाई थी तो होता क्या था, उस समय हमारी ओजोन परत, जिसके बारे में हम लोग पढ़ते हैं, ओजोन यानी ऑक्सीजन 3, ओजोन परत का निर्माण नहीं हुआ था। ओजोन परत करता क्या है? ओजोन परत जो है वो बेसिकली उसमें 3 ऑक्सीजन मॉलिक्यूल जुड़ते हैं। 3 ऑक्सीजन मॉलिक्यूल जब आपस में जुड़ जाते हैं तो यानी ऑक्सीजन होना उससे जरूरी है। तो ओजोन परत जो है वो जाती है और ऊपर जाकर जो ट्रोपोस्फियर का जो पार्ट है और स्ट्रेटोस्फियर के जो ऊपरी हिस्से में पहुंचती है, ट्रोपोस्फियर क्रॉस करके, तो वहां पर ये रक्षक का कार्य करती है। ये जो सूर्य से एक पराबैंगनी यानी अल्ट्रावायलेट रेज आती है, ये क्या होता है, ये इसकी जो भेदन क्षमता बहुत ज्यादा होती है। यानी कि जो जू लाइफ है, यानी कि जो जैसे जिसमें जो है वो कोशिकाएं, सेल्स पाई जा रही हैं, ये इतनी ज्यादा जो है तीव्रता के साथ प्रवेश करेंगी कि वो उसका जो सेल स्ट्रक्चर उसको खत्म कर देंगी, यानी वो जो है लाइफ खत्म हो जाएगी। तो अब इसके लिए मुझे एक अम्ब्रेला की जरूरत थी। तो वो अम्ब्रेला मुझे कहां मिलेगा? वो अम्ब्रेला जो है वो मुझे देखने को मिलेगा जब हम इस अम्ब्रेला की बात करते हैं, तो वो अम्ब्रेला हमें देखने को मिलेगा, दैट इज दिस इज नोन एज ओजोन। ये ओजोन के रूप में हमें अम्ब्रेला मिलेगा। जैसे ही अल्ट्रावायलेट को क्या करेगा, छान देगा, और उसको जो है वो परावर्तित कर देगा, उसको रोक देगा, खुद उसके साथ रिएक्शन कर जाएगा, और जो लाइफ है वो यहाँ जमीन पर सर्वाइव कर जाएगी, बिना इसके हम नहीं चल सकते। यही कारण है कि आज भी हम जो है ओजोन लेयर को बचाने के लिए तमाम प्रयास कर रहे हैं। तो जो मेरी इन्वायरमेंट की क्लास है उसमें आप जो है वो जो ऐप है आपको मिल जाएगी, वहां पर मैंने पूरा जो है वो फ्लो चार्ट स्ट्रक्चर पे इसको पढ़ाया है। तो अभी तक जो है वो ओजोन जो है वो पूरी तरह से निर्मित नहीं हो पाई थी, इसलिए जो है अल्ट्रावायलेट यहां पर पहुंच रही थी। अब आगे चलकर जब जैसे ही ओजोन का निर्माण हो जाएगा, ओजोन परत बननी शुरू हो जाएगी, अब जो है लाइफ जो है वो लैंड पे सरवाइव करना शुरू कर देगी। जो जीवन है वो एम्फीबियंस के यानी कि जो उभयचर है उनके रूप में जो निकलेगी, और पानी से धीरे धीरे वो कहां पहुंचेगी, वो जो है वो लैंड पर यानी धरातल पर आना शुरू हो जाएगी। नेक्स्ट आइए हम एक सबसे इंपॉर्टेंट सेगमेंट में पहुंचते हैं, कार्बोनिफेरस। इसका आपसे बहुत ही ज्यादा जो है वो आगे जरूरत पड़ेगी इस टॉपिक की। कार्बोनिफेरस बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे कि वैगनर बार बार अपनी सारी स्टडी कार्बोनिफेरस पे करेंगे, ये बार बार आपके सामने आएगा। तो बेसिकली ये दो शब्दों से मिलकर बना हुआ है, एक है कार्बन,
कार्बन वर्ड निकल कर आएगा, यानी यहाँ पेड़ पौधे जो डोमिनेंट हो चुके थे, पृथ्वी के धरातल पर डोमिनेंट हो चुके थे, तो कार्बन वर्ड वहां से निकल कर आया जो कार्बन पेड़ पौधों के तनों के रूप में है। दूसरा यानी फॉसिल बायोमास के रूप में। फेरस वर्ड यानी लौह से ये जुड़ा हुआ है, फेरस। तो ये दो शब्दों से ये मिलकर जो है बना हुआ, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट सेगमेंट, दैट इज कार्बोनिफेरस। इसको जो है एज ऑफ कोल भी कहते हैं, एग्जाम में आ चुका है, याद रखिएगा। एज ऑफ कोल यानी इसे कोयले के युग के रूप में भी जाना जाता है। तो कोयले के रूप में जाना जाता है, यानी यहां पर जो आज जो भी हमारे यहाँ क्वेश्चन आ चुका है 2011 आईएएस प्री में भी, आज जो भारत में भी ज्यादातर जो कोयला पाया जाता है वो इसी एज, पूरे संसार में जितना भी कोयला पाया जाता है वो इसी एज से संबंधित है। हुआ क्या था कि इस समय की जो पृथ्वी का जो धरातल था, वो पृथ्वी का जो क्लाइमेट था वो बिल्कुल ही अलग हो चुका था। गर्मी बढ़ चुकी थी, पानी पर्याप्त था। तो गर्मी और पानी जब मिलता तो आर्द्रता यानी ह्यूमिडिटी बढ़ जाती है, और जब ह्यूमिडिटी बढ़ जाती है, वर्षा खूब तेजी से होने लगती है, तो पेड़ पौधों का जो बायोमास है उसका आकार बढ़ना शुरू हो जाता है। तो इस समय पृथ्वी पर धरातल पर बड़े बड़े जो जायंट जीव जंतु पाए जाते थे, बड़े बड़े जो है जायंट, जैसे जो है आगे चलकर आप देखेंगे तो जो कीट पतंगे थे उनका भी आकार बहुत बढ़ गया, पेड़ जो है उनकी ऊंचाई बहुत ऊंची ऊंची पहुंच गई थी, बायोमास उनका बहुत ज्यादा हो चुका था। तो एज ऑफ कोल, आगे चलकर जब पृथ्वी की हलचलें हुई और जब यही पेड़ पौधे दबे तो इन्हीं से कोयले का फॉर्मेशन हुआ। तो इसे हम लोग एज ऑफ कोल के नाम से भी जानते हैं, राइट। इस समय का जो क्लाइमेट था ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, पृथ्वी का जो क्लाइमेट था वो बहुत इंपॉर्टेंट रूप में हमारे सामने आता है, राइट। तो पृथ्वी का क्लाइमेट कैसा था? हॉट, यानी पृथ्वी की जलवायु हॉट प्लस ह्यूमिड थी, जैसे अभी मैंने आपको बताया, यानी गर्म और आर्द्र, यानी पानी था और गर्मी थी, और पानी और गर्मी जैसे ही आपस में मिलती हैं, ये जो है वो वर्षा के रूप में हमारे सामने आ जाता है, दैट कम्स अंडर द फॉर्म ऑफ जो है वो रेन के रूप में हमारे सामने आ जाता है। और जब वर्षा होगी तो फिर क्या होगा? वनस्पतियां बहुत सघन होती जाएंगी, घनी होती जाएंगी। इस समय जो पृथ्वी पर जो जीवन था, यहाँ पे खूब ढेर सारे दलदली मार्शी लैंड पाए जाते थे, मार्शी लैंड। खूब बारिश होती थी, यानी दलदली भूमि यहाँ पर जो पृथ्वी पर आच्छादित थी। और ये जो स्थितियां होती हैं, यानी गर्म और आर्द्र, ये आप ये समझिए जर्मिनेशन के लिए, पनपने के लिए, जीवाणुओं के लिए इससे बढ़िया स्वर्ग और कुछ नहीं हो सकता। यानी लाइफ की प्रॉस्पेरिटी, जैसे अभी आज ये परिस्थितियां हमारे जो है वो इक्वेटर पे पाई जाती हैं, वर्षा वनों में पाई जाती है। तो आप देखिए लाइफ की जो डाइवर्सिटी होती है, चाहे पेड़ पौधे चाहे जीव जंतु, वो कितनी ज्यादा होती है। दैट इज द बेस्ट फॉर्म जो होता है लाइफ को सपोर्ट करने के लिए यहाँ पर पाया जाता है, राइट। आगे चलकर इसी युग में जब हलचल होती है तो इसी युग की चट्टानें जो होती हैं वो कोयले के रूप में परिवर्तित होती चली जाती हैं, राइट। तो अब यहाँ पर हम लोग जो है ये देखते हैं दिस इज एज ऑफ कोल, और ये जो है यहाँ पर यहीं से हमारी जो बेसिक स्टडी जो है वो मॉडर्न की शुरू होती है। सो अब हम लोग जो है वो बात करेंगे, जैसे कि कोई क्वेश्चन अगर आपका है पर्सनालिटी डेवलपमेंट के बारे में पूछ रहे हैं, तो पर्सनालिटी डेवलपमेंट के लिए मैं आपको बता दूं, आर्य पाल पूछ रहे हैं, तो यहाँ पर एक मैं आप लोगों को एक बता दूं कि हमारे साथ एक जाने माने जो यूरोप से एक स्पेशलिस्ट हैं, युगपाल सर, वो अपना जो पर्सनालिटी डेवलपमेंट का स्पेशली फोकस पे वो कोर्स अगले वीक से शुरू कर रहे हैं। तो वो हमारी एनी टाइम लर्निंग ऐप है जिसका लिंक आप लोग डाउनलोड कर सकते हैं, उस पर आप जुड़ सकते हैं, उनके बारे में और जानकारियां प्राप्त कर सकते हैं। तो उनका जो कोर्स होगा वो इंटरनेशनल एनएलपी न्यूरो लिंग्विस्टिक प्रोग्रामिंग के एक्सपर्ट हैं, और उनके साथ जुड़ने का जो मौका मिलेगा वो आपकी लाइफ को हमेशा के लिए चेंज कर देगा। तो आपके लिए जो है वो जरूरी है कि आप यहाँ पर जो है उसको डाउनलोड करें ऐप, और आज रात में 8 बजे मेरी आंसर राइटिंग की क्लास है एनी टाइम लर्निंग ऐप पर, वो सभी के लिए निःशुल्क है, उसका हिस्सा बने। और कल जैसे मैंने एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर जो है डिस्कस किया था, आज मैं किसी तरह और जो है नए टॉपिक डिस्कस करूंगा जिस पर उत्तर कैसे लिखना है, उसके पॉइंट्स क्या होंगे, उस पर हमारा जो है वो प्रोग्राम चलेगा। आप ज्यादा से ज्यादा लोग उसके साथ जो है बेनिफिटेड होंगे। और ऑप्शनल की जो क्लासेस हैं वो हमारी प्रॉपरली कल से शुरू हो रही हैं, आप लोग उसका हिस्सा बन सकते हैं। मात्र 8,000 रुपए पर मंथ पे जो है हमारा क्लास शुरू हो रहा है इस पे। इसके बारे में और जानकारियां आप जो है कॉलिंग नंबर पे प्राप्त कर सकते हैं। ये बहुत अच्छा मौका है शुरुआत की केवल 100 स्टूडेंट्स के लिए। जैसे ही 100 स्टूडेंट हो जाते हैं वैसे हम ये स्कीम जो है वो बंद कर देंगे, यानी विद इन 15 डेज। तो अब उम्मीद करता हूं कि जो ज्योग्राफी ऑप्शन का ओरिएंटेशन है उसके साथ जो हम जुड़ेंगे। कल मैं इसके जो है सेकंड पार्ट के बारे में डिस्कशन करूंगा एंड देन वी विल स्टार्ट। ये पार्ट बहुत इंपॉर्टेंट है सभी के लिए, जीएस के लिए भी, प्री और मेन सभी के लिए। तो चलिए हम लोग मिलते हैं और कल जो है वो क्लास को करते हैं। आज मैंने जितनी चीजें बताई सबसे पहले मैं कल आपसे वो क्वेश्चन पूछूंगा, क्योंकि अब मैं इसके असाइनमेंट्स भी देने शुरू करूंगा। तो जो वैल्यू एडिशन क्लासेस होगी ज्योग्राफी ऑप्शनल की, उस पर मैं आपको इन्हीं जो मैंने क्लास लेक्चर पढ़ाया उन्हीं बेसिस पे मैं आपको नोट्स देना
शुरू करूंगा और वहां पर आपको बताऊंगा इस पे आंसर कैसे लिखना है। तो आपको आज के आज जो मैंने आपको इतना अच्छा स्ट्रक्चर दिया है, आप ये देखिए कि नोट्स का फॉर्मेट कैसा है, आप इसको ही LWMI कहते हैं। आप अंदाजा लगाइए कि फ्लो चार्ट में आपका कंप्लीट नोट्स प्रिपेयर होता चला जा रहा है। इसको आप क्विकली, आप हार्डली 10 मिनट भी अगर टाइम देंगे तो आप पूरा का पूरा सेगमेंट्स आप याद कर लेंगे। सो इस वे में हमें पूरी ज्योग्राफी ऑप्शन हमें बेसिकली इसी वे में ही पढ़नी है। तो मैं उम्मीद करूंगा इससे आपको काफी बेनिफिट होगा और आप जो है वो अपनी तैयारी को अगले चरण में लेकर जा पाएंगे। चलिए दोस्तों, मिलते हैं कल हम लोग, और यहाँ पर जो कल एक नई क्लास के साथ आगे के हिस्से को हम लोग डिस्कस करते हैं। दिए गए नंबर पे आप कॉल करें और जुड़े, और टेलीग्राम ग्रुप के साथ जुड़े जहां पर डेली हम PDF शेयर कर रहे हैं। उजांग IAS एकेडमी का टेलीग्राम ग्रुप, और अभी के अभी एनी टाइम लर्निंग ऐप डाउनलोड कर लीजिए, क्योंकि इसमें सोहेल सर भी अपनी हिस्ट्री ऑप्शनल की और हिस्ट्री की जो वैल्यू एडिशन क्लासेस शुरू कर रहे हैं। युगपाल सर पर्सनालिटी डेवलपमेंट और NLP के साथ आ रहे हैं। उसमें उनका जो पहला जो 3 दिन का जो क्लास होगी वो होगी फोकस, यानी कॉन्सेंट्रेट कैसे करें किसी भी चीज पर, किसी भी पढ़ाई में, बुक्स को कितनी जल्दी आप खत्म कर सकते हैं, इसके बारे में उनकी क्लासेस शुरू होने जा रही हैं। उसके बारे में हम लोग जो है वो इनपुट देना वहां से शुरू कर देंगे। तो उम्मीद है दोस्तों आज आपकी क्लास पसंद आई होगी। जुड़े रहिए और तैयारी में लग जाइए। ज्योग्राफी ऑप्शनल एक बहुत ही ज़्यादा जो है वो मार्क्स गेन करने वाला जो है सिलेक्शन देने वाला ऑप्शनल है। इसके साथ हिस्सा भरिए। और जो अगर हिस्ट्री ऑप्शनल किसी का है तो सोहेल सर के साथ आप हिस्ट्री ऑप्शनल में जा सकते हैं। पॉल साइंस में आप जो है शशांक सर के साथ जा सकते हैं, उनका हिस्सा बन सकते हैं। और अभी थोड़ी देर बाद मैपिंग की क्लासेस जो आपकी होंगी उसका हिस्सा बनिए और मैपिंग की क्लासेस को आप जो है वो फर्दर एंजॉय करिए। थैंक यू सो मच।